कक्षा 9 विषय वाणिज्य, अध्याय 5 तलपट। हम अध्ययन कर चुके हैं तलपट का अर्थ, तलपट की परिभाषा, तलपट बनाने के उद्देश्य एवं आवश्यकताएं। आज हम अध्ययन करेंगे तलपट बनाने की विधियों के विषय में। तलपट बनाने की 4 विधियां होती हैं। नंबर 1 योग विधि, नंबर 2 शेष विधि, नंबर 3 योग एवं शेष विधि, नंबर 4 समान योग वाले खातों को छोड़ योग विधि। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे योग विधि के विषय में। तलपट तैयार करने की यह अत्यंत सरल विधि है। इस विधि के अंतर्गत दोनों पक्षों का योग किया जाता है। प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों के ऋणी तथा धनी योग ज्ञात करने के बाद उनका योग लिखते हैं। ऋणी पक्ष का योग ऋणी पक्ष में, धनी पक्ष का योग धनी पक्ष में लिखते हैं। दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए। ये तलपट की विशेषता है। यह तलपट की विशेषता होती है कि उसका दोनों पक्षों का योग दोनों तरफ से बराबर आता है। योग विधि के कुछ गुण होते हैं। इसमें पहला गुण जो होगा, यह बहुत ही सरल विधि होती है। इस विधि में खातों का शेष निकालने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि खातों के शेष पहले से ही निकले हुए होते हैं, योग लगे हुए होते हैं, तो शेष निकालने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि योग ही हमें उसमें लिखना होता है। दूसरा, तलपट का योग रोजनामचे से मिल जाता है, जिससे गणित संबंधी जो कोई त्रुटि रह जाती है वो भी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से इसके कुछ दोष भी हैं। योग विधि के दोष, इस विधि में योग लगाने का कार्य जटिल होता है, क्योंकि गुणा भाग जो है वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, योग बहुत लंबे लंबे होते हैं। दूसरा, अंतिम खाते तैयार करने के लिए प्रत्येक खाते की पुनः बाकी निकालना, मतलब पिछली बाकी निकालनी आवश्यक होती है, जो कि कठिन कार्य हो जाता है। दूसरी विधि आती है शेष विधि। इस विधि में खातों का शेष ज्ञात करते हैं तथा ऋणी शेष धनी होते हैं और धनी शेष ऋणी होते हैं। ये दोनों अलग अलग पक्षों में लिखे जाते हैं, परंतु तलपट में ऋणी शेष ऋणी पक्ष में लिखा जाता है और धनी शेष धनी पक्ष में लिखा जाता है। इसी प्रकार से जैसे पहली वाली विधि में योग बराबर आया था, इसमें भी तलपट का योग बराबर आना चाहिए। इस विधि के गुण होते हैं। इस विधि में अन्य विधि के अंतर्गत इसे जो पहले विधि थी उसमें उसकी अपेक्षा योग बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे योग इसमें होते हैं, क्योंकि शेष निकाल लिया जाता है। दूसरा इसका गुण यह है कि इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा यह अधिक वैज्ञानिक भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत शेष निकाला जाता है। तीसरा, इस विधि से अंतिम खाते बनाना अधिक सरल होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें शेष की आवश्यकता होती है और वो शेष हम पहले से ही निकाल चुके होते हैं। चौथा, समान योग वाले खातों को छोड़कर बाकी शेष लिखे जाते हैं, जिससे तलपट का आकार अपने आप ही छोटा हो जाता है। इसी प्रकार से इसके कुछ दोष भी होते हैं। इस विधि के द्वारा तलपट तैयार करने में अधिक समय लगता है। इस विधि में तलपट का योग रोजनामचे के योग से नहीं मिल पाता। रोजनामचे का योग अलग होता है और इसका योग अलग होता है। इस विधि में गणित संबंधित अशुद्धि रहने की संभावना रह जाती है। इस विधि में खातों के दोनों पक्षों का योग निकालना और फिर शेष निकालना, जिसमें कि अधिक समय लगता है। तीसरी आती है हमारी योग एवं शेष विधि। यह विधि जो है पहली और दूसरी विधि का मिला जुला ही रूप है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस विधि में खातों की शुद्धता 2 प्रकार से जांच की जाती है। इस विधि में गलती की संभावना बहुत ही कम रहती है, परंतु यह विधि व्यवहारिक नहीं होती है, इसलिए इसका प्रयोग भी बहुत कम ही किया जाता है। प्रत्येक खाते का एक ही साथ योग और अंतर ज्ञात करना कठिन कार्य है। इस विधि में प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों का योग करते हैं और प्रत्येक खाते का शेष भी ज्ञात करते हैं। तलपट बनाते समय धनराशि के 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं। इसके ऋणी वाले कॉलम में ऋणी योग, धनी वाले कॉलम में धनी योग तथा शेष वाले कॉलम में शेष लिखते हैं, और उसके पश्चात दोनों को पक्षों का योग बराबर आना चाहिए। चौथी आपकी विधि आती है समान योग वाले खातों को छोड़ योग विधि। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग
मेथड है, इसे योग विधि कहते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिन खातों के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है, जब हम खाता बही में शेष निकालते हैं उसके बाद जो योग बराबर आ जाता है उस योग को छोड़ देते हैं, अर्थात बराबर योग वाले खातों को छोड़कर सभी योग को लिखा जाता है। अतः अंत में दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है। तो ये तो हुआ बच्चों आपका चारों विधियां। अब इसके बाद हम इसके क्रियात्मक प्रश्न करेंगे, तभी आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।